तो हेलो एवरीवन। तो मैं आज जिस टॉपिक में वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 10 के उनके लिए, क्योंकि सब बच्चे को एक डाउट रहता है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको एक डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि भाई लास्ट टाइम में आखिरी के 1 महीने या 2 महीने बोर्ड से पहले हम सोशल साइंस को पढ़े कैसे, और अगर हम स्टार्टिंग से ही करते हुए आ रहे तो आखिरी के मंथ में हम क्या करें कि मेरा सोशल साइंस का एग्जाम अच्छा जाए, खराब ना जाए। तो बहुत सारे मैक्सिमम 99% या 90% स्टूडेंट, मैक्सिमम 90% स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि मेरा सोशल साइंस का एग्जाम खराब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। सोशल साइंस क्या है? थियोरेटिकल सब्जेक्ट। अब थियोरेटिकल सब्जेक्ट जब है तब इसमें हमको करना क्या होगा कि भाई मेरा एग्जाम खराब ना जाए। तो एग्जाम खराब ना जाने के लिए मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रैटेजी को मैं आज बताने वाला हूँ वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें। वो स्ट्रैटेजी से आपको बहुत सारी बेनिफिट होगी। बेनिफिट ये होगी कि आपको लर्निंग पावर बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं या रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का कोई टेंशन मुझे नहीं लेना है, क्योंकि हम अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो जाहिर सी बात है मेरा एग्जाम जो गया है वो खराब गया होगा, क्योंकि तब हम स्ट्रेस में, और एग्जाम खराब किया मतलब मेरा स्ट्रैटेजी नहीं था पढ़ने का, मेरा क्या राइट वे, जो मेरा है राइट वे ऑफ स्टडिंग, वो नहीं है मेरे पास कि मेरे को क्या पाथ चुनना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी में चलना चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, कौन से स्ट्रैटेजी में जाना चाहिए, और वगैरह वगैरह। बहुत सारा कंफ्यूजन आता है सब स्टूडेंट के मन में। तो आज उसी को सॉल्व करूंगा मैं, और एक स्ट्रैटेजी दूंगा जो स्ट्रैटेजी आपको बहुत सारी हेल्प करेगी। तो स्ट्रैटेजी सोशल साइंस की ये है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि सोशल साइंस में एक्चुअली 4 सब्जेक्ट होता है। अब ये 4 सब्जेक्ट जो है, पहला हिस्ट्री हो गया, दूसरा क्या हो गया सिविक्स हो गया, तीसरा जियोग्राफी, और चौथा क्या हो गया इकोनॉमिक्स। अब ये 4 सब्जेक्ट में अगर जो सीबीएसई बोर्ड से है तो ये चारों सब्जेक्ट, मतलब सोशल साइंस का बस एक ही एग्जाम होने वाला है, सोशल साइंस का बस एक ही एग्जाम होने वाला है। लेकिन अगर आईसीएसई बोर्ड से हम बिलोंग कर रहे हैं, अगर ये सीबीएसई और जैक बोर्ड वाले देख रहे हैं, तो सीबीएसई और जैक बोर्ड वाले का क्या है कि पूरा सोशल साइंस सब्जेक्ट एक साथ होने वाला है। और आईसीएसई बोर्ड में क्या है कि हिस्ट्री और सिविक्स, ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स एक साथ, जियोग्राफी अलग, इको अलग, ये इस टाइप का होता है। तो इनका 3 पेपर होगा पूरा सोशल साइंस का, तो इनको थोड़ा बर्डन कम होता है, बट एज कंपेयर टू सीबीएसई इनका सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है। एज कंपेयर टू सीबीएसई तो इनका सिलेबस वास्ट होता है। तो मैं आज जो बताने वाला हूं ये सारे बोर्ड के लिए, ये सारे बोर्ड के लिए। तो अपने पास 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट। अब पढ़ने का राइट वे क्या है? सबसे पहले अगर हम कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो जो भी बुक है मेरे पास, हम सीबीएसई को टारगेट करके चल रहे हैं क्योंकि वो सेंट्रल बोर्ड है। तो सीबीएसई में अगर हम हैं तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी को रीडिंग करेंगे, थ्रॉली एनसीईआरटी को रीडिंग करेंगे। एनसीईआरटी को रीडिंग करने से होगा क्या कि मेरा जो इन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, क्या करेगा? बिल्ड करेगा। और अंदर में जो भी चीज लिखा है, अंदर में बुक के चैप्टर के अंदर में जो भी चीज लिखा है, जो भी सपोज कोई इंसिडेंस है, कोई ये है, कोई वो है, तो वो सारा चीज को हम क्या करेंगे? कवर कर लेंगे रीड करके। कम से कम एक बार तो रीड कर ही सकते हैं। अब उसको अगर रीड करते रहेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो क्या होगा कि वो चीज मेरे को क्या रिमेंबर थिंकिंग, मेरा जो है हम उसको सोचने में टाइम नहीं लगाएंगे कि ये चीज तो हम पढ़े हुए। तो पहला चीज, किसी भी बुक को हमको रीड करना पड़ेगा। अगर सीबीएसई से है तो हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे। अब 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, लेकिन बुक को रीड करना बहुत जरूरी है। अब बुक को रीड करने का मतलब चैप्टर से रीडिंग होगा। हिस्ट्री का मान लो 6 चैप्टर है तो 6 चैप्टर रीड किए, सिविक्स का 6 चैप्टर तो 6 चैप्टर रीड किए। तो सारे को चैप्टर को आपको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको क्या करना है? दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं राइट वे ऑफ स्टडिंग। हमको सही तरीका चुनना पढ़ने का सही तरीका। तो हम आपको टाइम भी बताएंगे, वीडियो के लास्ट में हम टाइम भी बताएंगे कि कौन से टाइम में सोशल साइंस को पढ़ना चाहिए। और राइट वे ऑफ स्टडिंग मतलब आपको एक डिसिप्लिन वे में पढ़ना है। ऐसा नहीं बेड में लेट के पढ़ रहे और बैठ के सो के पढ़ रहे, कुछ भी करके पढ़ रहे, ऐसा नहीं करना। आपको एक प्रॉपरली रूटीन में फॉलो करते हुए आपको प्रॉपरली सेटअप करके पढ़ना है। टेबल चेयर में पढ़ना है आपको, ऐसे नहीं लेट के पढ़ रहे तो नींद आ गई, बुक खोले नींद आ गई। तो ये सब क्या है? ये कॉमन चीज है, स्टूडेंट के साथ ये कॉमन चीज है। और तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? स्टेपल योर नोट्स इन बुक। अभी क्या किए कि सपोज हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे, उसमें हमको इस पेज में जो भी पेज पढ़ रहे हैं हम, मान लो कि ये बुक है, इस पेज में कुछ लिखा हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मान लो 10-15 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, तो हम नोटबुक का एक पेपर फाड़ेंगे और ये 10-15 इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम नोटबुक का पेपर में लिख दिए। ये 10-15 पॉइंट लिख दिए। अब इस नोटबुक का पेपर को इस वाले बुक में अटैच करेंगे। इस वाले बुक में वहीं पे स्टेपल करेंगे जहां का वो पॉइंट है, जिस वाले पेज का वो पॉइंट है, इस नोटबुक का पेज को वहीं पे स्टेपल कर देंगे। स्टेपल करने से होगा क्या कि आप जब सेकेंड टाइम रीड करने आएंगे
तो पूरा आपको रीड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है उस चीज का और आपको कवर करते हुए आगे बढ़ जाना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, उस वक्त आपको ये नहीं करना है कि फिर से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढने लगे, हम न्यू चीज फिर से नहीं ढूंढना चाहेंगे, हम जो चीज लिखे हैं बस उसको हमको बेहतर करना है, मतलब अच्छा करना है। चौथा पॉइंट क्या बोल दिया, हाँ तो ये चीज हम बोल रहे हैं कि जब ये करेंगे तो पूरा चैप्टर में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेगा, पहला पेज में मिला, फोर्थ पेज में मिला, सिक्स पेज में मिला, तो हर जगह हमको स्टेपल करते हुए चलना है, ठीक। चौथा पॉइंट बोल दिया डोंट नेग्लेक्ट बॉक्सेस। अब जो एनसीईआरटी बुक हो या कोई भी बुक है तो एक बॉक्सेस टाइप कराएगा साइड में, जो नोट लिखता है नोट, या पिंक कलर का बॉक्स है या ग्रीन कलर का बॉक्स है या कुछ भी बॉक्स रहता है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर का बॉक्स रहता है, तो वो बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बॉक्सेस क्या होता है, इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट किस तरीके से, तो हम आपको ये बता रहे, सपोज 4 लाइन का पैरा लिखा हुआ, 4 लाइन का पैरा लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन का पैरा लिखा हुआ। अब ये 10 लाइन का पैरा को तो आप पूरा का पूरा रीड करेंगे, बुक जब रीड करेंगे तब तो करेंगे, बट इसके नीचे जो नोट रहता है, जो बॉक्सेस रहता है, वो उस पैरा को शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देता है, उस पैरा का वो एक शॉर्ट टर्म नोट दे देता है मेरे को कि ये जो इतना लंबा कहानी है, ये कहानी यही बोला होगा, वो एक आपको आइडिया दे देता है, मतलब थिंकिंग, आपको आइडिया सोचने की, हाँ अब ये चीज को हमको पूरा करने के बजाय हम ये इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ सकते हैं, बट आपको ये भी पढ़ना है, इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला तो आपको नोटबुक का पेपर में लिख के स्टिक करना है या स्टेपल करना है, ठीक। पांचवा पॉइंट बोलता है आंसर प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन। अब देखो ये तुम कर लिए, प्रिपरेशन मेरा जैसा भी है, प्रिपरेशन अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा चीज ये है कि अब हम तो प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर लिए, अब हम एग्जाम अपीयर करने गए, एग्जाम अपीयर करने गए, तो वहां पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई हम आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे, आंसर लिखेंगे कैसे पेपर में ताकि मेरा मार्क्स डिडक्ट ना हो, मेरे को मार्क्स डिडक्ट ना किया जाए मेरा मार्क्स। तो आंसर प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सपोज यहां पे अगर हम लैग करते हैं, तो अगर मेरे को हम पूरा सही सही भी आता है या हम सब कुछ सही लिख रहे हैं, सब राइट लिख रहे हैं, बट आंसर प्रिपरेशन मेरे पास नहीं है, तो प्रेजेंटेशन नहीं है, तो हम प्रेजेंट करने का तरीका नहीं जानते, तो वहां पे मेरा मार्क्स डिडक्ट करेगा, और वो लैक है और वो जरूरी है, और वो चीज का वो लोग फायदा उठाएंगे, आपके जो एग्जामिनर है वो फायदा उठाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, स्टेप्स में देखते हैं। पहला बोला आंसर पॉइंट वाइज। अब हमको हिस्ट्री सिविक्स का तो आंसर 2 लाइन का होता नहीं है, 4 लाइन का होता नहीं, एक पैरा होगी, 10-12 लाइन, 15 लाइन, आगे देखेंगे और एक पैरा होगी। तो इसमें क्या करना है कि हमको आंसर करना पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज बोलने का मतलब सपोज 10 लाइन का पैरा है, इस पैरा को हम तोड़ेंगे पॉइंट में, तोड़ेंगे किसमें, पॉइंट में, क्योंकि ये रीड करने में इजी रहता है और ये प्रेजेंट करने में भी इजी रहता है कि पहला पॉइंट ये बोला, दूसरा पॉइंट ये बोला, तीसरा पॉइंट ये बोला। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5 पॉइंट लिख करके आ गए, या मैक्सिमम 6 पॉइंट लिख के आ गए। लेकिन अगर एक पैरा लिख दिए तो एग्जामिनर स्ट्रेस नहीं लेता है, एग्जामिनर को स्ट्रेस नहीं देना मेरे को, क्योंकि वो अगर टेंशन में रहेगा, वो स्ट्रेस में रहेगा तो मेरा मार्क्स को डिडक्ट करेगा। हमको एग्जामिनर को कंफर्ट देना, एग्जामिनर को कंफर्ट जोन में लाना। तो कंफर्ट जोन में कब आएगा, जब उसको इजी तरीके से हम शो करेंगे, तो आपको पॉइंट वाइज लिखना। दूसरा पॉइंट बोला डोंट राइट पैराग्राफ, ये चीज तो मैं भी बता दिया। तीसरा पॉइंट बोला राइट प्रॉपर पॉइंट्स, हाँ बोला राइट प्रॉपर पॉइंट्स। बहुत सारे बच्चे करते क्या, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि क्वेश्चन में बोल दिया है राइट 5 पॉइंट्स ऑफ द दिस, कुछ भी क्वेश्चन बोल दिए सपोज, तो क्वेश्चन में बोल दिया लेकिन वो एक पॉइंट को घुमा फिरा के 2 बार 3 बार लिख रहा है, फिर एक पॉइंट को आगे पीछे करके लिख दिया। तो प्रॉपर पॉइंट्स बोलने का मतलब ये है कि आपको अगर 4 पॉइंट अच्छे से मालूम है तो वो 4 ही पॉइंट लिखिए, वो 4 ही पॉइंट लिखिए। ऐसा नहीं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक पॉइंट को बढ़ाने के लिए हम घुमा फिरा के उसी को डाल दिए, तो उसको डालने से क्या होता है, एग्जामिनर बोले कि ये बच्चा वही पॉइंट को फिर से क्या किया, घुमा फिरा के लिख दिया। तो हमको एग्जामिनर को स्ट्रेस देना नहीं है, तो आप 4 ही पॉइंट एकदम एक्यूरेट लिखिए ताकि आपका पेपर भी गंदा ना हो और आंसर शो प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, ठीक। उसके बाद हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग तो मस्ट है। ये क्या है, मस्ट है, ये तो सबको मालूम कि हैंड राइटिंग कितना जरूरी है। हैंड राइटिंग नहीं रहेगा तो भाई अपना नंबर तो कटना ही है। हैंड राइटिंग अगर गलत रहेगा तो एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत होगा, पढ़ने में दिक्कत होगा तो वो मार्क्स डिडक्ट करेगा। तो हैंड राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट बोला हाउ टू यूज रिफ्रेशर्स, ये बहुत जरूरी, हाउ टू यूज रिफ्रेशर्स। अब रिफ्रेशर बोला कैसे यूज किया जाए, तो रिफ्रेशर से हम लोग क्या करेंगे, आंसर कभी याद नहीं करेंगे। आंसर हम क्या करेंगे, मतलब रिफ्रेशर को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उससे आंसर फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर अगर उससे फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमको बहुत कुछ गलत सीख रहे हैं, क्योंकि आंसर इसमें ज्यादातर मैक्सिमम रॉन्ग रहता है, मैक्सिमम रॉन्ग मिलेगा आपको। तो ये फॉलो ना करें तो बेहतर है मेरे हिसाब से। बट आप ये फॉलो कर सकते हैं, फॉलो ओनली क्वेश्चंस एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। फॉलो आप रिफ्रेशर से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन मिल रहा है वो फॉलो करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमको उससे सिर्फ क्वेश्चन उठाना है, आंसर हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी रीडिंग किए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है।
और नोट्स बनाए हैं, स्टिक किए हैं, वो सबसे आंसर मेरे को मिल जाएगा। इसलिए जब हम पूरा का पूरा बुक रीड कर लेंगे, पूरा का पूरा मेरे पास नोट्स रहेगा जिसको हम स्टेपल करके रखे, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो छूटेगा मेरे से? कोई छूटेगा नहीं छूटेगा। बस यही एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। भाई पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है? तो ऑनलाइन स्टडीज। पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है? ऑनलाइन स्टडीज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब से वीडियो देखेंगे, गूगल क्रोम में सर्च करेंगे, आंसर नहीं मिल रहा तो गूगल में सर्च कर लिए, या .net देख लिए, ये देख लिए, वो सब ठीक है। बट मेरा कहना क्या है कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। अब ये क्यों वेस्टेज ऑफ टाइम? इसलिए है क्योंकि अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं सोशल साइंस को, स्पेशली सोशल साइंस को अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं, यूट्यूब से आप अगर आप सोशल साइंस को देख रहे हैं तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अगर आप गूगल क्रोम में आंसर ढूंढ रहे तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। पीडीएफ नोट्स देख रहे तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, एक्सेट्रा बहुत सारा चीजें कि तरह तरह का डिफरेंट मटेरियल्स आप देखते हैं। हम बोले कि एक बुक के पीछे भागो, उस बुक को ऐसा कर लो कि उसमें से ऐसा कुछ ना छूटे जो हमको ना आता हो, सब कुछ आता है उस बुक से। तो अगर आपको ऑनलाइन देखना ही है तो यूट्यूब से, बहुत रेयर केस में यूट्यूब से शॉर्ट्स वीडियो देखिए। शॉर्ट्स वीडियो बोलने का मतलब वो वाला शॉर्ट्स नहीं जो आप मतलब ये करते हैं 30 सेकंड वाला शॉर्ट्स नहीं बोल रहे। शॉर्ट्स वीडियो यहां बोलने का मतलब 5 मिनट का वीडियो देखिए, 4 मिनट का वीडियो देखिए, 6 मिनट का वीडियो देखिए, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट तक वीडियो आप देख सकते हैं। उससे ज्यादा का वीडियो तो बेहतर है, क्योंकि सोशल साइंस में ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो आपको हेल्प करेगा, ना हिस्ट्री में, ना सिविक्स में, ना जियोग्राफी में, ना इकोनॉमिक्स में। तीसरा चीज 8 पॉइंट क्या बोला? 8 पॉइंट बोला मैप वर्क। तो मैप वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैप वर्क आपको आना चाहिए। मैप वर्क के लिए भी आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। आप फिजिकल मैप ले लो, वर्ल्ड मैप ले लो, पॉलिटिकल मैप ले लो, तो ये सब मैप आप लेकर के आ जाओ घर और प्रैक्टिस करो डे बाय डे प्रैक्टिस करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मेक क्वेश्चंस। मेक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बोलता है क्या कि अब हम जब पूरा बुक खत्म कर लिए तो हमको हर चैप्टर से खुद से क्वेश्चन उठवाना है। बोलने का मतलब कि ये चैप्टर जो बोल रहा है, इस चैप्टर में अब हमको कोई कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन खुद से मेरे मन में उठना चाहिए, मेरे मन में क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए, वही हो। तो क्रिएट क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें ऐसा हो गया, तो वो चीज का भी आंसर आपको मिलेगा क्योंकि आप पूरा बुक रीड किएगा। ठीक है। 10th पॉइंट टाइम फैक्टर। तो टाइम फैक्टर में हम कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे, बाकी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेगी सोशल साइंस की स्ट्रेटजी, लेकिन मेरा वीडियो में हम टाइम फैक्टर के ऊपर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग फैक्टर होता है, सबका अलग अलग कंडीशन होता है, तो हम कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं बोल सकते कि आप पढ़ लीजिए 1 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे से 4 बजे तक, या सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। ऐसे तो कोई कंडीशन नहीं। सब स्टूडेंट अलग अलग है, सबका अलग अलग कंडीशन होगा, सबका घर में कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। तो हम बोलेंगे टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर? इस तरह से है कि अगर मेरे पास टाइम है, अगर मेरे पास शाम के वक्त टाइम है, तो सपोज शाम के वक्त अगर आपको टाइम मिल रहा है 4 बजे से 6 बजे तक, इसमें सोशल साइंस पढ़िए आप। दूसरा चीज, अगर आप सुबह उठ पा रहे हैं 6 बजे, ठीक है, और अगर आप सुबह उठ पा रहे हैं 6 बजे आई थिंक, तो 5 बजे उठने की कोशिश करिए, 5 बजे से 7 बजे तक, इधर दो, इतना ही आप पढ़िए। 4 आवर्स पर डे ओनली सोशल साइंस, इनफ, ये इनफ है। ठीक है। सोशल साइंस के लिए सिर्फ 4 घंटा निकाल के आप पढ़ सकते, ये बहुत है, इनफ है। अब आप रेगुलर वे में हिस्ट्री मत पढ़िए, रेगुलर में सिविक्स मत पढ़िए, रेगुलर में ज्योग्राफी मत पढ़िए। अगर आज हिस्ट्री पढ़े हैं तो हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करिए, उसके बाद ज्योग्राफी चले जाइए। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री का पूरा 8-10 चैप्टर एक साथ कंप्लीट करना है, नहीं, एक एक चैप्टर करके सबका करना है। तब वो मेरे को बर्डन नहीं लगेगा, वो मेरे को बोरिंग नहीं लगेगा। अगर ऐसा लगता है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन हम बताएंगे, उसका भी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइम फैक्टर हम खुद से नहीं डिपेंड कर सकते, क्योंकि सबका अलग कंडीशन है, सब लोग बिजी है, कोई 2 बजे बिजी है, कोई 4 बजे बिजी है। तो जिसके पास जो टाइम आता है, मेरे को सुइटेबल टाइम ये लगता है, अगर आप इसमें टाइम दे पा रहे हैं तो ठीक है, वरना आपके पास जो टाइम है उसमें से आप 4 घंटा काट करके निकाल लीजिए, उतना मेरे को सोशल साइंस को टाइम देना है। और एक बात है, ये तो सारा हो गया। अब एक और पॉइंट हम बोलना चाहेंगे कि लास्ट में होता क्या है कि हम तो पढ़ तो सब लिए, प्रिपेयर तो सब हो गया, लेकिन हम खुद को चेक नहीं कर पाए, तो चेक करने के लिए आपको मॉडल पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर, लास्ट ईयर पेपर। तो आपका एग्जाम 3 घंटा होने वाला, तो टाइम 3 आवर्स। आप एक शेड्यूल बनाओ कि हम सुबह 7 बजे बैठेंगे और 10 बजे तक का में हम देखेंगे कि ये सोशल साइंस का मेरे से कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। मतलब जैसे एग्जाम आप देते हैं 3 घंटा, सेम टू सेम एज इट इज घर में बैठ के 3 घंटा एग्जाम दो खुद से, कि हम 7 से 10 का एग्जाम देंगे और देखेंगे कि मेरे से सोशल साइंस का कितना क्वेश्चन कवर हो रहा है।
अगर ये आप चेक कर लेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट होने लगेगा। ये अगर नहीं चेक कर पाएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप खुद को चेक नहीं कर पाए कि हम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे 3 घंटे में। तो अगर आप 3 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं 20 क्वेश्चन, लेकिन आपका टोटल क्वेश्चन है कितना 30, तो आप 10 क्वेश्चन को मेकअप करने के लिए इस 20 का स्पीड बढ़ाएंगे आप, ठीक है। तो ये चीज चेक करने के बाद पता चलेगा, पहले नहीं। पहले तो लगेगा कि हमको आता है सब, बट हम खुद को चेक नहीं कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस मत करना। इसको मिस करेंगे तो पेपर में कुछ भी मतलब जो छूट सकता है, और छूटने का मेन रीजन टाइम फैक्टर। तो टाइम को देखते हुए ये फैक्टर को इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 मंथ और 2 मंथ, अभी से 2 महीना बाकी है, और 1 मंथ, ये गेम चेंजर है, ये गेम चेंजर है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि 1 महीना 2 महीना पहले पढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ओके, थैंक यू।